नमस्कार स्टूडेंट्स। बच्चों, बायोलॉजी में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने जब लेक्चर लिया था, आपका लास्ट लेक्चर, दूसरा हम एलर्जी पढ़ चुके थे। तो एलर्जी के बाद का टॉपिक और थोड़ा सा एलर्जी को बच्चों वापस रिवाइज करेंगे। एलर्जी है क्या? बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, उसके अंदर एक गजब की क्षमता है। और वो गजब की क्षमता बच्चों ये है कि वो अपने में और दूसरे में अंतर कर सकता है। सेल्फ और फॉरेन, वो जानता है ये आपके शरीर का हिस्सा है अथवा आपके शरीर का हिस्सा नहीं है। जो चीज आपके शरीर का हिस्सा नहीं थी बच्चों, वो आपके शरीर में इंटर करती है, उसे हम प्रतिजन अथवा एंटीजन कहते हैं। और उस एंटीजन को, उस प्रतिजन को खत्म करने के लिए बच्चों, हमारा इम्यून सिस्टम एक प्रोटीन तैयार करता है। और उस प्रोटीन को बच्चों प्रतिरक्षी अथवा एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी उस एंटीजन को निष्क्रिय कर देती है और उस एंटीजन का हमारे शरीर पे कोई भी बुरा असर नहीं होता। तो बच्चों, ये एंटीजन एंटीबॉडी के बीच की एक प्रक्रिया है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम इस प्रक्रिया को अत्यधिक संवेदनशीलता से दर्शाए, उसी को बच्चों एलर्जी कहते हैं। एलर्जी है क्या? कि हमारा इम्यून सिस्टम की किसी पदार्थ के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता होती है बच्चों। हाइपर सेंसिटिविटी टू एनी ऑब्जेक्ट। और जो हमारे शरीर में बच्चों एंटीजन जो हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न करता है, उसे एलर्जन कहते हैं। किसी को भी किसी की एलर्जी हो सकती है। डॉक्टर कैसे पता करेगा कि आपको किस चीज की एलर्जी है? तो बच्चों आपसे पूछेगा कि भाई आपने इन दिनों नया क्या किया, या कोई ऐसी चीज जिसको आप खाते हैं तो आपको ये हो जाता है। कोई भी चीज जो शरीर में आपकी एलर्जी उत्पन्न करती है बच्चों, उसे एलर्जन कहते हैं। एलर्जन में बच्चों जो एंटीबॉडी वर्क करती है वो है IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। एलर्जी में बच्चों होता क्या है कि मास्ट कोशिकाएं जो हमारे शरीर की होती है, जो एरियोलर टिश्यू में होती है, वो मास्ट कोशिकाएं भ्रष्ट हो जाती, फट जाती। तो मास्ट कोशिकाओं से बच्चों हिस्टामिन का स्राव होता है। और यही हिस्टामिन जब बहुत ज्यादा स्राव हो जाता है, तो जो लक्षण मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए कि अचानक सांस का फूलना, नाक या आंख से पानी बहना, शरीर पे दाने उत्पन्न हो जाना, ये सब जो अचानक होने वाले लक्षण है बच्चों, ये उसी मास्ट कोशिका के फटने के कारण और हिपेरिन के स्राव के कारण होता है। डॉक्टर को अगर पता चल जाए कि इसको एलर्जी है, कैसे पता करेगा बच्चों को? उसमें ब्लड टेस्ट होता है। और ब्लड टेस्ट में अगर इयोसिनोफिल बढ़ी हुई मात्रा में आते हैं, सामान्य रूप से बच्चों इयोसिनोफिल की जो संख्या होती है वो 1 से 4% होती है पर क्यूबिक मिलीमीटर। लेकिन अगर इयोसिनोफिल बढ़ गए हो, इसका मतलब बॉडी में एलर्जी है। डॉक्टर एलर्जी खत्म करने के लिए बच्चों क्या करेगा? तो एंटीहिस्टामिन का इंजेक्शन देगा।
ठीक है, ये था बच्चों एलर्जी। एलर्जी कुछ नहीं है, ये हमारा इम्यून सिस्टम का हाइपर सेंसिटिविटी वाला रिएक्शन, अत्यधिक संवेदनशीलता वाला प्रतिक्रिया है बच्चों किसकी, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र। परिभाषा बहुत सिंपल है कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की किसी पदार्थ के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता वाली प्रतिक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। कभी कभी ये अत्यधिक संवेदनशीलता इतनी ज्यादा होती है कि पेशेंट की डेथ हो जाती है। एग्जाम्पल, कभी आपने सुना होगा कि मधुमक्खी ने काटा और उसकी डेथ हो गई। तो जब एक्सट्रीम कंडीशन पे ये हाइपर सेंसिटिविटी पहुंच जाती है, एलर्जी पहुंच जाती है, तो उसे बच्चों एनाफाइलेटिक शॉक कहते हैं, एनाफाइलेटिक आघात कहते हैं, जिससे मनुष्य की डेथ तक हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ा था लास्ट टर्म पे, जो रिवाइज कर दिया। इसके बाद आज क्या पढ़ेंगे बच्चों, आज हम देखते हैं कि आज टॉपिक क्या है। बच्चों एलर्जी हो गया है, अब बच्चों है स्व प्रतिरक्षा, ऑटो इम्यूनिटी। बच्चों मैंने आपको बताया कि हमारा इम्यून सिस्टम के अंदर गजब की क्षमता है कि सेल्फ और फॉरेन में ये अंतर कर सकता है। दूसरा, इसमें स्मृति का गुणधर्म होता है। कोई भी एंटीजन जो एक बार आपके शरीर में गया और आपके प्रतिरक्षा तंत्र ने जो प्रतिक्रिया करी, उसे बच्चों प्राथमिक अनुक्रिया कहते थे, पढ़ा हुआ हमने। प्राथमिक अनुक्रिया बच्चों बहुत धीमी होती है, टाइम लेती है, क्योंकि कोशिकाओं को, बाहरी कोशिकाओं को पहचानना है, उसको खत्म करना है, इसमें टाइम लगता है, पहचानने में ज्यादा टाइम लगता है, और उस आक्रमण को याद भी रखना है। तो बच्चों यहाँ पे होता क्या है, स्व प्रतिरक्षा में होता क्या है, कभी कभी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारी ही स्वस्थ कोशिकाओं पर आक्रमण कर देता है। जनरली हमारा इम्यून सिस्टम फॉरेन को खत्म करता है, फॉरेन पार्टिकल को खत्म करता है, एंटीजन को खत्म करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही स्वस्थ कोशिकाओं पर आक्रमण करके उसे नष्ट करना शुरू कर देता है। इसी प्रतिरक्षा को बच्चों स्व प्रतिरक्षा कहते हैं। स्व यानी अपनी। तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जब हमारी ही सामान्य कोशिकाओं को, हमारी ही स्वस्थ कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू करे, उसे कहते हैं बच्चों स्व प्रतिरक्षा। ठीक है, स्व यानी अपने, प्रतिरक्षा मतलब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे खुद की कोशिकाओं को आक्रमण करे, उन्हें नष्ट करना शुरू करे। तो बच्चों कहते हैं ना कि जो खेत को बचाने के लिए बाढ़ होती है, अगर वही बाढ़ खेत को खाना शुरू करे, वही चीज है बच्चों। बाढ़ है, हमने एक बाढ़ लगाई थी, कोई हमारी बॉडी में इंटर न करे, इंटर करे तो खत्म हो जाए, लेकिन कभी कभी ये हमारी ही सामान्य कोशिकाओं पर हमला कर देता है बच्चों। बुक में क्या लिखा वो देखते हैं आज ही। तो उच्चतर कशेरुकियों में विकसित स्मृति आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है बच्चों, प्रतिरक्षा दो प्रकार की थी, जन्मजात और उपार्जित। उपार्जित प्रतिरक्षा बच्चों आपको पता है कि स्मृति आधारित होती है, अपनी कोशिकाओं और विजातीय जीवों के बीच क्या कर सकती है बच्चों, भेद करने में सक्षम है, क्षमता रखती है। स्मृति का भी गुणधर्म है, और सेल्फ और फॉरेन को पहचानने का भी इसमें क्षमता है। भेद कर सकने की क्षमता का आधार क्या है,
ये हमें अभी तक पता नहीं चला कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे सेल्फ और फॉरेन में डिफ्रेंशिएट करता है, भेद करता है, अंतर करता है, ये अभी तक नहीं पता चला है बच्चों। ये आपके लिए है, फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे तो आपको खोजना है। फिर भी इस बारे में दो सिद्धांतों को समझना होगा। पहला, उच्चतर कशेरुकी विजातीय अणु मतलब फॉरेन पार्टिकल और विजातीय जीवों को भी पहचान सकता है। प्रयोगात्मक प्रतिरक्षा विज्ञान इस संबंध में जानकारी देता है। दूसरा, कभी कभी आनुवांशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है, आप लोगों ने बता दिया। इसके फलस्वरूप शरीर की क्षति होती है बच्चों, शरीर को क्षति पहुंचती है, और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्व प्रतिरक्षा कहते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, और इजी है। पहले लिखना है कि उपार्जित प्रतिरक्षा क्या करता है, अपनी और विजातीय जो कोशिकाएं हैं उनमें भेद उत्पन्न कर सकता है। कैसे भेद करता है इसके बारे में कोई आधार नहीं है, लेकिन फिर भी 2 उप सिद्धांत है। पहला, सेल्फ और फॉरेन, स्वजात और प्रजात को पहचान सकता है, और जो प्रयोगात्मक प्रतिरक्षा विज्ञान है वो इस संबंध में जानकारी देता है। दूसरा, जो आपको लिखना है कि कभी कभी आनुवांशिक अथवा दूसरे अज्ञात कारणों से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है, जिसके फलस्वरूप शरीर को हानि होती है, और इसी को ऑटो इम्यूनिटी अथवा स्व प्रतिरक्षा कहते हैं। कौन कौन से रोग हैं? तो हमारे समाज में बहुत से लोग आमवाती संधिस, रूमेटेड ऑर्थराइटिस बच्चों। कौन सा ऑर्थराइटिस है? ज्वाइंट्स का रोग है बच्चों, रूमेटेड ऑर्थराइटिस। इंसुलिन आधारित डायबिटीज, ये बच्चों स्व प्रतिरक्षा वाले रोग है, जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू करता है। ऑटो इम्यून डिजीज कौन कौन? रूमेटेड ऑर्थराइटिस, इंसुलिन आधारित डायबिटीज। ठीक है बच्चों, ये हो गया स्व प्रतिरक्षा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, शरीर में प्रतिरक्षा। बच्चों, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र में लिम्फॉइड ऑर्गन्स, इनको बोलते हैं लसिकाभ अंग। लिम्फॉइड ऑर्गन है, ऊतक है, कोशिकाएं हैं, और घुलनशील अणु जैसे कि एंटीबॉडीज शामिल हैं। तो मनुष्य के इम्यून सिस्टम में किस किस का समावेश होता है बच्चों? लिम्फॉइड ऑर्गन, इसको बोलते हैं लसिकाभ अंग, लसिका ऊतक, लसिका कोशिकाएं, शॉर्ट लिखा है आपकी किताब में, आपको पूरा बोलना है, और घुलनशील अणु जैसे कि एंटीबॉडी। प्रतिरक्षा तंत्र इस बात में यूनिक है, इस बात में बेजोड़ है बच्चों, ये सेल्फ और फॉरेन में भेद उत्पन्न कर सकता है। ये जानता है कि कौन आपके शरीर का हिस्सा है और कौन आपके शरीर का हिस्सा नहीं। अगर हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है और वो चीज हमारे शरीर में डाल दी जाए, तो वो उस हर चीज को बच्चों एंटीजन मानता है, प्रतिजन मानता है, और उसको नष्ट करने के लिए बच्चों क्या करेगा? एंटीबॉडी बनाएगा। तो प्रतिरक्षा तंत्र एलर्जी प्रतिक्रियाओं, स्व प्रतिरक्षा रोगों और अंग प्रत्यारोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों। तो अब यहाँ पे बच्चों आपको हेडिंग यही डालना है, लसिकाभ अंग लिखा हुआ है। ये लसिकाभ अंग, ये वे अंग है बच्चों जिनमें लसिका कण, इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं लिम्फोसाइट, जिन अंगों में लसिकाणुओं की उत्पत्ति होती है या जिन अंगों में वे परिपक्व होते, मैच्योर होते हैं, और ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं बच्चों, उसको यहाँ पे कहते हैं प्रचुरोद भवन, प्रोलिफरेशन। ठीक है, किसे कहते हैं? लसिकाभ अंग। वे अंग, लसिकाभ बच्चों, लसिका से आपको परिभाषा लिखनी है, वे अंग जिनमें लसिका कण या लिम्फोसाइट उत्पन्न होते हैं अथवा परिपक्व होते हैं,
और प्रचुरोद भवन करते हैं, अर्थात अपनी संख्या बढ़ाते हैं। उन अंगों को लसिकाभ अंग कहते हैं बच्चों। लसिकाभ अंग दो प्रकार के होते हैं। एक बच्चों प्राथमिक लसिकाभ अंग, और दूसरा आपको पता चल गया द्वितीयक लसिकाभ अंग। हमारे शरीर में बच्चों अस्थि मज्जा, बोन मैरो और थाइमस, ये दो बच्चों प्राथमिक लसिकाभ अंग। ठीक है, कौन कौन? बोन मैरो, जो बच्चों शरीर की लंबी हड्डियां होती है वो खोखली होती है, अथवा छिद्रिष्ट होती है। उस खोखले भाग में और उस छिद्र, जहाँ पे छिद्र है उस जगह पे एक मैरो होता है बच्चों, मज्जा होती है। उसी मज्जा को बोन मैरो कहते हैं। हर प्रकार के जो आपके ब्लड सेल्स है, ब्लड कॉर्पसल्स है बच्चों, वो वही बनती, चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या थ्रोम्बोसाइट हो, प्लेटलेट्स हो, कहाँ बनेगी? तो ये बनती है बच्चों बोन मैरो। ठीक है, तो दो आपके प्राथमिक लसिकाभ अंग है, कौन कौन? अस्थि मज्जा और थाइमस। प्राथमिक लसिकाभ अंग क्या? जहां अपरिपक्व लसिकाणु एंटीजन संवेदनशील बनते हैं, विभेदित होते हैं, उन्हें प्राथमिक लसिकाभ अंग कहते हैं। तो जहां लसिकाणु बनते हैं या विभेदित होते हैं, उन अंगों को बच्चों प्राथमिक लसिकाभ अंग कहते हैं। थाइमस कहाँ पे? तो आपका जो छाती है, हृदय है, हार्ट है, उसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे बच्चों थाइमस लगा होता है, बाएं साइड। ठीक है, अस्थि, बोन मैरो और अस्थाइमस ऐसे प्राथमिक लसिकाभ अंग है जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन मतलब एंटीजन संवेदनशील लसिका कणों में विभेदित होते हैं, और परिपक्व होने के बाद जब ये दूसरे अंगों में जाते हैं, जिन अंगों में गए उसे द्वितीयक लसिकाभ अंग कहेंगे। जहां ये बने, विभेदित हुए, एंटीजन संवेदनशील बने, उन अंगों को क्या बोला? उन अंगों को बोला बच्चों प्राथमिक लसिकाभ अंग। और वहां से ये जहां गए एंटीजन को खत्म करने के लिए, उन अंगों को बोलेंगे बच्चों द्वितीयक लसिकाभ अंग। जैसे परिपक्वन के बाद देखो कहाँ जाएंगे? लसिकाणु प्लीहा में जाएंगे, स्प्लीन में जाएंगे बच्चों, लसिका ग्रंथियों में जाएंगे बच्चों, टॉन्सिल्स में जाएंगे, और जो छोटी आंत है, क्षुद्रांत है, उसमें पेयर पैचेज होते हैं बच्चों। इसके अलावा जो अपेंडिक्स है, बड़ी आंत है, जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ती है बच्चों, वहां पे एक अंगुली आकार का ये वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारे शरीर में, अवशिष्ट अंग है, उसे परिशेषिका अथवा अपेंडिक्स कहते हैं। इन अंगों में चले जाते हैं, और इन अंगों को बच्चों द्वितीयक लसिकाभ अंग कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक लसिकाभ अंग वे अंग होते हैं बच्चों जहां लसिकाणु एंटीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं और एंटीजन को खत्म करेंगे। ठीक, अब बच्चों ये हो गया था लसिकाभ अंग। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। प्राथमिक, जहां लसिकाणु बनेगा, परिपक्व होगा और संख्या बढ़ाएगा। कौन कौन है? तो अस्थि मज्जा है और थाइमस है। परिपक्व होने के बाद ये जिन अंगों में जाएंगी, उन अंगों को बच्चों द्वितीयक लसिकाभ अंग कहेंगे। जैसे स्प्लीन है, प्लीहा जिसको बोलते हैं, तिल्ली जिसको बोलते हैं बच्चों, तिल्ली बोलते हैं सामान्य भाषा में, सामान्य हिंदी में। लसिका ग्रंथि है, लिम्फ नोड्स बोलते हैं। हमारे पूरे शरीर में लसिका वाहिनियों का जाल फैला है बच्चों। इन लसिका वाहिनियों में एक निरंतर दूरी पे लसिका ग्रंथियां होती है, जो इस लसिका में लिम्फोसाइट को डालती रहती है। इसके अलावा टॉन्सिल्स है बच्चों, जहां पे ओपनिंग है, यहाँ पे बच्चों दो साइड टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल्स कुछ नहीं है, टॉन्सिल्स बड़ी लसिका ग्रंथियां है।
एडिनॉइड है, टॉन्सिल्स है, थाइमस है। थाइमस भी कुछ नहीं, थाइमस भी क्या है बच्चों, ये ग्रंथि है, लसिका ग्रंथि है, बड़ी लसिका ग्रंथि है। कौन कौन है बड़ी लसिका ग्रंथियां? टॉन्सिल्स, थाइमस, एडिनॉइड्स। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, टॉन्सिल्स कुछ नहीं। टॉन्सिल्स क्या है? बड़ी लसिका ग्रंथियां है। क्षुद्रांत जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों से पेयर पैचेज होते हैं। इसके अलावा अपेंडिक्स है। ये सारे के सारे द्वितीयक अंग की जगह यहाँ पे बच्चों आपको लिखना है द्वितीयक लसिका अंगों में चले जाते हैं, किताब में ठीक कर देना। द्वितीयक लसिका अंग ऐसे स्थान है जहाँ लसिकाणु का प्रतिजन के साथ क्या होती है बच्चों? पारस्परिक क्रिया होती है, जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाती है। और डायग्राम में दिया, डायग्राम को आपको ड्रॉ नहीं करना है, फिर देख लेना कौन सी चीजें कहाँ पे है, मैंने बता भी दिया आपको। अब मुख्य लसिका अंग कौन है बच्चों? बोन मैरो। आपको बता दिया है कि अस्थि मज्जा मुख्य लसिकाभ अंग है, प्राथमिक लसिकाभ अंग है, जहां लसिकाणुओं के साथ, लसिकाणु मतलब लिम्फोसाइट के साथ साथ हर प्रकार की रुधिर कोशिकाएं बनती है। ठीक है, दूसरा है थाइमस। थाइमस है सपाली, सपाली मतलब लोब, इसमें लोब है बच्चों, पालिया है। ये पाली युक्त अंग है जो हृदय के पास उरोस्थि, ये उरोस्थि बच्चों यहाँ पे जो हड्डी होती है उसे उरोस्थि कहते हैं, हमने पढ़ा था। और उरोस्थि के नीचे स्थित होती है बच्चों, हृदय के पास वायु। जन्म के समय थाइमस ग्रंथि बहुत बड़ी होती है बच्चों, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका आकार घटता चला जाता है। क्या समझो? इम्यूनिटी जो होती है बच्चों, वो उम्र के साथ साथ धीरे धीरे कम होने शुरू होती है। ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड जो थी, जो कि प्राथमिक लसिका अंग था, वो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे उसके बाहर बच्चों फैट जमा होता जाए और उसका आकार धीरे धीरे कम होता जाए। ठीक है, यौवना अवस्था आने पर बहुत छोटे आकार का रह जाता है और अस्थिर। ठीक है, तो उम्र बढ़ने पर क्या होता है बच्चों? ये छोटा होता शुरू होता है और बाद में धीरे धीरे और छोटा होते होते क्या हो जाएगा? ये जो इम्यूनिटी पावर है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। अब दोनों में क्या होता है बच्चों? अस्थि मज्जा और थाइमस दोनों ही टी लसिकाणुओं के परिवर्धन और परिपक्वन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया कराते हैं। टी लसिकाणु, लसिकाणु बच्चों दो प्रकार के थे, पढ़ लिया हम लोग, बी सेल और टी सेल। तो जो लिम्फोसाइट बच्चों बोन मैरो में बने, वही परिपक्व और प्रतिरोध भवन करे, उसे बी सेल कहते हैं, बी फॉर बोन मैरो सेल। लेकिन जो लिम्फोसाइट बोन मैरो में बने लेकिन परिपक्व और प्रतिरोध भवन उसका थाइमस में हो, उसे टी सेल कहते हैं, टी फॉर थाइमस सेल और बी फॉर बोन मैरो सेल। ठीक है, तो बी सेल मतलब जो लिम्फोसाइट कहाँ बने? बोन मैरो में बने, वही मैच्योर हो, वही उसका प्रोलिफरेशन हो, उसे बी लिम्फोसाइट कहते हैं। जो बने तो कहाँ? उसमें बोन मैरो में, लेकिन परिपक्व होने के लिए, प्रतिरोध भवन करने के लिए कहाँ आए? थाइमस में आए, उसे टी लिम्फोसाइट कहना है बच्चों। अस्थि मज्जा और थाइमस दोनों ही टी लसिकाणुओं के परिवर्धन और परिपक्वन के लिए क्या देगा? सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया कराते हैं। ये हो गया बच्चों अस्थि मज्जा और थाइमस अर्थात प्राथमिक लसिका अंग। इसके अलावा बच्चों आपको बताया था द्वितीयक में क्या आएगा? प्लीहा आएगा। प्लीहा मतलब तिल्ली। सेम के बीच के आकार का बड़ा अंग है, इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु और भक्षकाणु। ये होता कहाँ पे है बच्चों? जहाँ आपका स्टमक है, पता नहीं स्टमक कहाँ होता है? आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा है बच्चों, उसमें बाई दाई ओर लिवर है और बाई ओर क्या है? स्टमक, आमाशय।
जहां पे आपका जो लास्ट रिब है बच्चों, उसके नीचे थोड़ा सा सेम के बीच के आकार का छोटा सा एक ग्रंथि है, जिसे प्लीहा कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलो। प्लीहा सेम के बीच के आकार का बड़ा अंग है। इसमें मुख्य रूप से लसिकाण और भक्षकाण होते हैं। यह रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर उसे रुधिर निस्यंदक अर्थात फिल्टर का काम करते हैं बच्चों। और प्लीहा में ये अंडरलाइन करना है, लाल रक्त कणिकाओं का बड़ा भंडार होता है। इसको बच्चों आरबीसी का गार्बेज सेंटर कहते हैं। इसको प्लीहा, आरबीसी यहाँ आके खत्म होते हैं बच्चों। मैक्सिमम आरबीसी स्प्लीन में ही, जब उसकी एज खत्म हो जाएगी तो यहाँ आके वो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्लीहा में लाल रक्त कणिकाओं का बड़ा भंडार है। ये हो गया प्लीहा के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगा आपका, लसिका ग्रंथियां। छोटी ठोस संरचनाएं होती हैं जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर होती है। लसिका वाहिनियों में निश्चित दूरी पर बच्चों क्या होगा, ग्रंथियां। इन ग्रंथियों को लसिका ग्रंथि कहते हैं। जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन लसिका और तरल में आ जाते हैं, लसिका ग्रंथियां उन्हें फांस लेती हैं और उसको खत्म कर देती है। लसिका ग्रंथि में फंसे प्रतिजन वहां मौजूद लसिकाणुओं की सक्रियण और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। इसके अलावा बच्चों प्रमुख पथ, जहां जहां आपका शरीर खुला हुआ है, श्वसन है, पाचन, यहाँ से मुख स्टार्ट होता है आपका, जनन मूत्र पथ है। इसकी जो लाइनिंग है बच्चों, ठीक है, इसकी जो लाइनिंग है, आस्तर है, बाहर का आवरण है बच्चों, उसमें MALT, इसको बोलते हैं माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होता है बच्चों। हिंदी में बोलते हैं श्लेष्म संबंध लसिका बुतक। हिंदी में आपको याद नहीं करना, आप मेनली इंग्लिश में याद करना रहेगा इसको। ये MALT शॉर्ट है बच्चों, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो श्वसन, पाचन और जनन मूत्र पथ के जो आस्तर है, लाइनिंग है बच्चों, दो चीजें होती है, एक होता है कवर और एक होता है लाइनिंग। याद रखना बच्चों, कोई भी ट्यूब होगी, कोई भी नलिका होती है, उसके बाहर का जो अस्तर होता है बच्चों, उसे लाइनिंग कहते हैं, सॉरी कवर कहते हैं। और जहां पे गुहा है बच्चों, उस गुहा के जो गुहा है, उसको बच्चों, जिसके गुहा को घेरा हुआ है, उसे लाइनिंग कहते हैं। इतना याद रखना। एक ट्यूब है बच्चों, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल आपको दूं, मेरे पास फिलहाल यही एक ढक्कन है, ये बच्चों, ये है कवर, ये अस्तर है, अस्तर आधा सौ तर, और ये आस्तर है बच्चों। ठीक है, बाहर का आवरण कवरिंग कहते हैं, और जो नलिका के अंदर का आवरण है बच्चों, उसे लाइनिंग कहते हैं। ये जो लाइनिंग है बच्चों, किसकी लाइनिंग, श्वसन मार्ग की लाइनिंग, पाचन मार्ग की लाइनिंग, जनन मूत्र पथ की जो लाइनिंग है बच्चों, वहां पर क्या होगा, तो माल्ट होगा। माल्ट यानी म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो यहां से गुजरने वाले हर एंटीजन को नष्ट करने की क्षमता रखता है। कैसे, ये म्यूकोसल मतलब श्लेष्म होता है बच्चों, श्लेष्म उसको अपने अंदर सांस लेता है। अगर आप अपने नेजल कैविटी में देखें तो वहां पे म्यूकस होता है बच्चों, श्लेष्म होता है। हवा के साथ जो भी ठोस पार्टिकल है बच्चों, वो उसमें चिपक जाते हैं, और लिम्फोइड टिश्यू है तो उसको फांस कर खत्म कर देते हैं। ठीक है, जहां जहां ओपनिंग है वहां भी पूरा प्रोटेक्शन नेचर ने रखा है बच्चों हमारे लिए। कोई भी चीज सीधा हमारी बॉडी में एंटर नहीं करेगी, क्योंकि लाइनिंग में क्या है, माल्ट है। माल्ट पहले उसे फांसेगा,
अपने में चिपकाएगा और जो लिम्फाइड है, टिश्यू है, उसे खत्म कर। क्या बच्चों, यहां तक आपको इसको तैयार करना है। एड्स डिजीज है बच्चों, पता है ही, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स उपार्जित प्रतिरक्षा। मैंने आपको कहा था प्रतिरक्षा हमारे शरीर में दो प्रकार की है, जन्मजात और उपार्जित। ये कौन सी है? उपार्जित प्रतिरक्षा है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी मतलब कमी, न्यूनता, सिंड्रोम। रोगों के समूह को बच्चों सिंड्रोम कहते हैं। जब बहुत सारे रोग एक साथ होते हैं बच्चों, वो सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया एड्स का मतलब क्या होता है। जब उपार्जित जो प्रतिरक्षा तंत्र है बच्चों, उसमें कमी उत्पन्न होती है, उसी को एड्स कहते हैं। उससे ज्यादा जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में तो बच्चों कम हो जाएगी, तो शरीर में बहुत सारे रोग एक साथ हो जाते हैं। तो रोगों के इस समूह को सिंड्रोम कहते हैं। बहुत सारे रोग जब एक साथ हो जाए, किस कारण से? शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र की कमी के कारण। कौन सा प्रतिरक्षा? उपार्जित प्रतिरक्षा, उसी को एड्स कहते हैं। और एक वायरल डिजीज है बच्चों, जैसे कोरोना अभी वायरल डिजीज है, एड्स भी वायरल डिजीज है। और ये होता है HIV फर्स्ट और HIV सेकेंड, दो वायरस है बच्चों। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस फर्स्ट और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस सेकेंड। दोनों के दोनों वायरस बच्चों रेट्रो वायरस है, कोविड की तरह। रेट्रो वायरस मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल है बच्चों, वो आरएनए का बना होता है। और जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए का बना होता है बच्चों, उसमें म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है। म्यूटेशन फास्ट होने से बच्चों सबसे बड़ी दिक्कत उसकी वैक्सीन बनाने में आती है। अब आपको पता चल गया कि एड्स का कोई वैक्सीन अभी तक नहीं मिला है बच्चों। पूरे वर्ल्ड कोविड-19 की वैक्सीन में जुड़ा हुआ है, बनाने में जुटा है, लेकिन अभी तक कोई अच्छे समाचार नहीं है। वैक्सीन बनने में समय लगता है। तो अगर आपको वायरल डिजीज से बचना है, जैसे कोविड से बचना है या एड्स से बचना है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये सूत्र याद रखो बच्चों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव ही इलाज से काफी अच्छा है। ठीक है, गवर्नमेंट की बहुत सारी एडवाइजरी है कि कैसे बचना है। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, किसी चीज को टच नहीं करना है। और इस समय बच्चों सेल्फिश बनना है, हर चीज के लिए स्वार्थी बनना है। अपना पेन भी आपको किसी को नहीं देना है या किसी का पेन यूज नहीं करना है। अपनी नोटबुक पास नहीं करनी है दूसरे बच्चों की, दूसरे बच्चे की नोटबुक या बुक नहीं लेनी। अपना टिफिन, स्कूल खुलेगा बच्चों तो अपना टिफिन पास नहीं करना है कि दूसरे का टिफिन यूज नहीं करना। मैक्सिमम सेल्फीज। ऐसा नहीं मास्क अपना बदल दिया, उसका मास्क अच्छा लग रहा है, मेरा मास्क खराब है, चलो मास्क चेंज करते हैं। सबसे खतरनाक चीज जो आपका ग्लास है बच्चों, स्पेक्ट है, उसको भी किसी को टच नहीं करना है। मतलब कुल मिला के आपको अपने लिए सेल्फिश बनना पड़ेगा। चाहे कोई कितना भी नाराज हो जाए, ना उसकी चीज लेनी है ना अपनी चीज देनी। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी है वो तो है ही, लेकिन एक गाइडलाइन मैं अपनी तरफ से सब बच्चों को, ये सब नागरिक को दे रहा हूँ कि आपको अपनी चीजों के लिए जहां तक हो सके अधिक से अधिक स्वार्थी बनना है।
अपने चीजों को किसी को भी शेयर नहीं करना, ठीक है बच्चों। बाकी इसको पढ़ेंगे कल बच्चों। तो इसको बच्चों आपको लिखना है, जहां तक मैंने बताया है उसको लिख के आपको तैयार करना है। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर पे बच्चों, ठीक है। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना इम्यून सिस्टम बच्चों आपको बूस्ट करना है। अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो कोई भी वायरस, या तक कि एड्स, HIV भी आपका कुछ नहीं कर सकता। HIV बॉडी पे तभी अटैक करता है जब इम्यून सिस्टम डाउन होता है। बहुत सारे लोग ऐसे देखे गए बच्चों के HIV इंटर कर गया आज, लेकिन असर हुआ 10 साल बाद। क्यों ऐसा? इम्यून सिस्टम मजबूत। कोविड-19, कोरोना, हार्ड इम्यूनिटी। गवर्नमेंट चाहती है कि हम उसके कांटेक्ट में आए, उससे हमारे बॉडी में क्या होगा बच्चों, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनेगी और हम उसके प्रति क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे। फ्यूचर में हमारे बॉडी में आएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा उसका कोई भी वायरस ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता। तो इम्यून बूस्ट करना है क्या बच्चों। चलो, अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।